रात के सन्नाटे में मेरी कार की हेडलाइट्स पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अंधेरे को चीर रही थीं, जो गुजरात के एक सुनसान ग्रामीण इलाके से होकर गुजरता था। मैं अहमदाबाद से उदयपुर जा रहा था और मैंने रात में ही सफ़र पूरा करने का फैसला किया था ताकि सुबह तक पहुंच सकूं। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ मेरे इंजन की धीमी आवाज़ और रात के कीड़ों की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। हवा में धूल और सूखी घास की गंध थी और चांदनी में खेत और पेड़ अजीब सी छायाएं बना रहे थे। मुझे हमेशा से रात में अकेले ड्राइव करना पसंद था, पर आज रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। करीब आधी रात के आसपास मेरी हेडलाइट्स में एक धीमी गति से चलती हुई आकृति दिखाई दी। यह एक बैलगाड़ी थी जो सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रही थी। यह अजीब था, इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर कोई बैलगाड़ी क्यों होगी। मैंने गति धीमी की, यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह कौन है। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि बैलगाड़ी बहुत पुरानी थी, लकड़ी जर्जर थी और उसके पहिए अजीब तरह से चरमरा रहे थे। उस पर कोई रोशनी नहीं थी और न ही कोई चालक दिखाई दे रहा था। बैल भी अजीब तरह से शांत थे, बिना किसी आवाज के चल रहे थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सामान्य नहीं था। मैंने अपनी हेडलाइट्स को बैलगाड़ी पर केंद्रित किया और देखा कि बैलगाड़ी के ऊपर एक पुराना फटा हुआ बोरा पड़ा था, जिसमें से कुछ अजीब सी मीठी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई सब्जियां। मैंने हॉर्न बजाया, यह देखने के लिए कि कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। बैलगाड़ी अपनी धीमी मूक चाल जारी रखे हुए थी। मैंने उसे पार करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके बगल में आया, मेरी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। सड़क पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया, सिर्फ चांदनी ही थी। मैं घबरा गया। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। बैलगाड़ी अब मेरे बगल में रुक गई थी और उसकी चरमराने की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही चरमरा रहा हो। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और बैलगाड़ी की ओर घुमाया। मैंने देखा कि बैलगाड़ी के बोरे से एक पतला काला तरल पदार्थ रिस रहा था, जो सड़क पर एक अजीब सी काली धार बना रहा था। यह तरल पदार्थ खून जैसा लग रहा था। मैंने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक गया था। मैं अंदर फंस गया था। बैलगाड़ी से अब एक धीमी उदास धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी लोकगीत गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। धुन बढ़ती गई और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने देखा कि बैलगाड़ी के बोरे से एक हाथ बाहर निकल रहा है, पतला और पीला, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति का हाथ हो। हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की और इस बार वो स्टार्ट हो गया। मैंने तेजी से गाड़ी चलाई, बैलगाड़ी को पीछे छोड़ते हुए। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा और देखा कि बैलगाड़ी अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके ऊपर से कई छायाएं निकल रही थीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिन्हें बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं, और मैं उनकी अगली उम्मीद था। बैलगाड़ी अब हवा में उठने लगी थी और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे सड़क पर मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि सड़क पर वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो बैलगाड़ी से रिस रहा था, और वह मेरे टायर के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक पुरानी बैलगाड़ी नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस सड़क पर ले जाया गया था और उनकी मौत हो गई थी। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर भूतिया बैलगाड़ी अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। कर्नाटक के पहाड़ी मार्ग के फुसफुसाते पेड़। कर्नाटक के पहाड़ी मार्ग पर रात की ड्राइव हमेशा एक चुनौती होती थी, खासकर जब कोहरा छा जाता था। सड़क संकीर्ण और घुमावदार थी और उसके दोनों ओर घने जंगल थे। मैं बेंगलोर से मंगलौर जा रहा था और मैंने रात में ही सफर पूरा करने का फैसला किया था। कोहरा घना था और हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में खो रही थी और मुझे सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। करीब आधी रात के आसपास मुझे अपने कार की छत पर एक हल्की लयबद्ध खरोंच शुरू हुई। खरोंच, खरोंच, खरोंच। यह किसी पेड़ की शाखा के लिए बहुत स्पष्ट था, किसी यादृच्छिक मलबे के लिए बहुत सुसंगत था। यह मेरे सिर के ठीक ऊपर धातु पर छोटे
नुकीले पंजों के घिसने जैसी आवाज थी। मैंने धीमा किया, पीछे देखने वाले शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। खरोंच जारी रही, लगातार परेशान करने वाली, जिससे मेरी नसें कमजोर पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ मेरी छत पर रेंग रहा हो। मैंने गति बढ़ाई, फिर अचानक ब्रेक लगाया। उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी था वह हट जाए। खरोंच रुक गई, केवल कुछ ही देर बाद फिर से शुरू हो गई। इस बार यात्री साइड की खिड़की पर एक सॉफ्टर, ज्यादा नाजुक आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक बच्चे के नाखूनों की आवाज जैसी लग रही थी। मैंने तेजी से घुमाया, मेरे टायर चीखते हुए। उम्मीद कर रहा था कि उसे हिला दूं, लेकिन फिर कार के अंदर से एक हल्की ऊंची हंसी गूंज उठी मेरे बगल में, इतनी करीब कि मैं उछल पड़ा। यह एक बच्चे की हंसी थी, हल्की और चंचल, फिर भी दूरस्थ राजमार्ग के दम घुटने वाले अंधेरे में पूरी तरह से भयावह। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, मेरे पोर सफेद हो गए। हंसी जारी रही, अब एक धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट के साथ, जैसे कोई बच्चा खुद से बात कर रहा हो या किसी अदृश्य साथी से। कार में हवा एक बर्फीली ठंड में गिर गई और सड़न की गंध तेज हो गई, जिससे घुटन और बीमार मीठी हो गई। मैं अपने गले पर एक ठंडी सांस महसूस कर सकता था और तापमान में गिरावट इतनी गंभीर थी कि मैं अपनी सांस को देख सकता था। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी, और यह मेरी कार के अंदर थी। मैं जानता था कि मैं अब अकेला नहीं था। मैं फ्रैंटिकली अपना फोन ढूंढा, मदद के लिए बुलाने के लिए बेताब था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। बिल्कुल, हम पहाड़ों में गहरे थे। जैसे ही मैं हाथ पैर मार रहा था, फुसफुसाहट और स्पष्ट हो गई, खंडित वाक्य बना रही थी, ठंडे शब्द जैसे, हमारे साथ खेलो हमेशा के लिए। हंसी वापस आ गई, और तेज और उन्मादपूर्ण। फिर मेरी परिधेय दृष्टि में मैंने इसे देखा। पिछली सीट से एक छोटा पारभासी हाथ बाहर निकल रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, धीरे धीरे मेरे कंधे की ओर बढ़ रही थीं। यह टिमटिमा रहा था, मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन निस्संदेह वहां था। मैं चीखा, गैस पेडल पर पैर मारा, हाथ गायब हो गया, लेकिन फुसफुसाहट ऊंची आवाजों के एक समूह में बदल गई। सभी हंस रहे थे, सभी एक साथ बोल रहे थे। उनके शब्द एक भयावह कैकोफनी में मिल गए थे। तुम जा नहीं सकते, अब नहीं, तुम हमारे हो। कार तेजी से हिलने लगी, सड़क से नहीं बल्कि एक आंतरिक बल से। सड़न की गंध अब ओवरवेलमिंग थी, और मैंने अपने हाथों, पैरों, चेहरे पर अनगिनत छोटे ठंडे स्पर्श महसूस किए, जैसे अदृश्य बच्चे मुझ पर झुंड बना रहे थे, मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, कार फिसल कर रुक गई। जब मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा तो पिछली सीट हल्की टिमटिमाती आकृतियों से भरी हुई थी। दर्जनों छोटे स्पेक्ट्रल बच्चे, उनकी आंखें एक मलेवोलेंट रोशनी से चमक रही थीं। उनके चेहरे मुख जॉयस चीखों में विकृत थे। वे हंस रहे थे, मेरी ओर पहुंच रहे थे। उनके रूप गर्मी की धुंध की तरह लहरा रहे थे। एक भयावह एहसास ने मुझे मारा। यह सड़क केवल पुरानी नहीं थी, यह एक भूली हुई त्रासदी का स्थल था। शायद एक बस दुर्घटना या बच्चों का एक खोया हुआ समूह, और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहां फांसी हुई थीं, अपने मकाबरे खेलों के लिए नए साथी की तलाश में थीं। मैं उनके खेल के मैदान में घुस गया था। मैंने दरवाजा खोला और भागा, सड़क के किनारे जंगल में आंख मूंद कर भागा। भयावह फुसफुसाहटें और बच्चों की उन्मादपूर्ण हंसी मेरे पीछे गूंज रही थी। हमेशा के लिए कर्नाटक के पहाड़ी मार्ग पर फंस गया था। NH 34 पर भूतिया बारात। पश्चिम बंगाल के NH 34 पर रात की ड्राइव हमेशा एक चुनौती होती थी, खासकर मानसून के मौसम में। सड़क संकीर्ण और घुमावदार थी, और उसके दोनों ओर घने जंगल थे। मैं कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रहा था, और मैंने रात में ही सफर पूरा करने का फैसला किया था। बारिश हो रही थी और हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी बारिश में खो रही थी, और मुझे सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। करीब आधी रात के आसपास मुझे दूर से रोशनी और संगीत की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि यह कोई शादी का समारोह है जो सड़क के किनारे हो रहा है। मैं उस रोशनी और संगीत की तरफ बढ़ा और देखा कि यह एक बड़ी चमकीली बारात थी जो सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। उसमें कई लोग थे जो रंगीन कपड़े पहने हुए थे, और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। मुझे राहत मिली। इस सुनसान सड़क पर कुछ लोग देखकर मैंने अपनी कार धीमी की ओर बारात के पीछे चलने लगा। बारात बहुत धीमी गति से चल रही थी, और मुझे लगा
जैसे वह जानबूझकर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मैंने हॉर्न बजाया, यह देखने के लिए कि कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। बारात अपनी धीमी मूक चाल जारी रखे हुए थी। मैंने देखा कि बारात में शामिल लोगों के चेहरे अजीब से थे, जैसे वे जीवित न हों। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ ढोल नगाड़ों की आवाज ही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सामान्य नहीं था। मैंने अपनी हेडलाइट्स को बारात पर केंद्रित किया और देखा कि बारात में शामिल लोग अब और भी अजीब लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उनके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे पुराने फूल और राख। मैंने हॉर्न बजाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बारात अपनी मूक चाल जारी रखे हुए थी। मैंने फिर से गति बढ़ाई पर बारात भी उतनी ही तेजी से चलने लगी। मैं घबरा गया। मैंने अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बारात मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह हमेशा मेरे सामने रहती थी, इतनी करीब कि मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना खून। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी कार में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे कार टूट जाएगी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और बारात पर घुमाया। मैंने देखा कि बारात में शामिल लोग अब और स्पष्ट हो गए थे और उनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे हुए थे। वे सभी लोग थे जिनके शरीर से खून रिस रहा था और उनकी आंखें खाली थीं। वे वही लोग थे जो यहां दुर्घटना में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं, और मैं उनकी अगली उम्मीद था। बारात अब हवा में उठने लगी थी और ढोल नगाड़ों की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर मुझे लगा जैसे बारात मेरा पीछा कर रही है और वह सड़क पर मेरे पास से आ रही है। मैंने देखा कि सड़क पर वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो बारात से रिस रहा था और वह मेरे टायर के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक बारात नहीं थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस सड़क पर मारा गया था। NH 34 पर भूतिया बारात अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। सड़क किनारे मंदिर का श्राप। मैं एक इतिहासकार हूं और अक्सर भारत के पुराने मंदिरों और उनके रहस्यों की तलाश में रहता हूं। इसी जुनून में मैं मध्य प्रदेश के एक सुदूर ग्रामीण इलाके में पहुंचा, जहां एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। मैं अकेले ही अपनी कार में सफर कर रहा था। धूल भरी सड़कों पर मीलों का सफर तय करके आया था। मंदिर अपने आप में एक भूतिया सुंदरता थी। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा जो हवा में चरमरा रहा था। दोपहर का सूरज तेज था, पर मंदिर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मैंने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा पुराना और भारी था, पर आसानी से खुल गया। अंदर एक विशाल आंगन था जहां जंगली घास उगाई थी। हवा में मिट्टी, धूल और कुछ अजीब सी सड़ी हुई फूलों की गंध थी। मैं कमरों की तलाशी लेने लगा। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैं धुन का पीछा करते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। गर्भगृह अंधेरा और नम था। बीच में एक टूटा हुआ शिवलिंग था और उसके चारों ओर कई छोटे छोटे जर्जर पुतले पड़े थे। धुन शिवलिंग के पास से ही आ रही थी। मैंने टॉर्च से शिवलिंग को देखने की कोशिश की और तभी मुझे महसूस हुआ कि हवा में ठंड बढ़ गई है और मंत्रों की आवाज तेज हो गई है। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं झट से पीछे हटा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रात हो चुकी थी और मैंने मंदिर के बाहर ही अपनी कार में रुकने का फैसला किया। जंगल का सन्नाटा गहरा होता गया और मंत्रों की आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, इतनी तेज कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी कार के पास घूम रहा हो और मुझे अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और कार से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में राख और कड़वाहट की गंध और भी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो,
सुबह हुई और मैंने मंदिर के आसपास और भी खुदाई करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने खुदाई शुरू की, मुझे जमीन के नीचे कुछ कड़ा सा महसूस हुआ। मैंने सावधानी से मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे। जैसे ही मैंने घड़े को उठाया, हवा में मंत्रों की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे जमीन कांप रही हो। घड़ा भारी था और उसके अंदर से कुछ हिलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जीवित चीज। मैंने घड़े को खोला। अंदर सिर्फ सूखी पत्तियां और कुछ पुराने सिक्के थे, पर उनमें से एक सिक्का अजीब सा था। वह किसी अज्ञात धातु का बना था और उस पर एक भयानक चेहरा उकेरा गया था। जैसे ही मैंने सिक्के को छुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। एक प्राचीन अनुष्ठान, एक देवी की पूजा और फिर कई लोगों का बलिदान। मुझे समझ में आया कि यह मंदिर शापित था और यह घड़ा किसी प्राचीन शक्ति को रोकने के लिए दबाया गया था। सिक्का उस शाप का प्रतीक था। मेरे हाथ से सिक्का छूट गया और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और हवा में राख और खून की गंध फैल गई। मैंने देखा मंदिर के अवशेषों से कई छायादार आकृतियां निकल रही थीं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जिनका बलिदान किया गया था और उनकी आत्माएं इस मंदिर में फंसी हुई थीं। अब वे मुझसे बदला लेने के लिए बाहर आ गई थीं। मैं भागा जितनी तेजी से भाग सकता था, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं। सड़क किनारे मंदिर का श्राप अब मेरे सिर पर था और मैं अकेला उस शापित जंगल में फंस गया था। पीछे देखने वाले शीशे में छाया। रात के सन्नाटे में मेरी कार की हेडलाइट्स दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अंधेरे को चीर रही थी। मैं देर रात की ड्राइव का आनंद ले रहा था, शहर की भीड़भाड़ से दूर, अपने विचारों में खोया हुआ। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ मेरे इंजन की धीमी आवाज और रात के कीड़ों की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। हवा में धूल और सूखी घास की गंध थी और चांदनी में खेत और पेड़ अजीब सी छायाएं बना रहे थे। मुझे हमेशा से रात में अकेले ड्राइव करना पसंद था, पर आज रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। करीब आधी रात के आसपास मैंने अपने पीछे देखने वाले शीशे में एक हल्की सी हलचल देखी। एक आकृति मेरी कार के पीछे चल रही थी। यह अजीब था। इतनी रात गए, इस सुनसान सड़क पर कोई क्यों चलेगा? मैंने गति बढ़ाई, यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह कौन है। लेकिन जैसे ही मैंने गति बढ़ाई, आकृति भी तेजी से चलने लगी। मेरी कार के साथ साथ चल रही थी। यह एक आदमी की छाया थी, लंबी और पतली, जो अंधेरे में धुंधली दिख रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सामान्य नहीं था। मैंने अपनी हेडलाइट्स को पीछे की ओर केंद्रित किया और देखा कि छाया अब मेरी कार के ठीक पीछे थी, इतनी करीब कि मैं उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला निराकार धब्बा था। मैंने हॉर्न बजाया, यह देखने के लिए कि कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। छाया अपनी मूक चाल जारी रखे हुए थी, मेरी कार के साथ साथ चल रही थी। मैंने फिर से गति बढ़ाई, पर छाया भी उतनी ही तेजी से चलने लगी। मैं घबरा गया। मैंने अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन छाया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह हमेशा मेरे पीछे देखने वाले शीशे में दिखाई देती थी, इतनी करीब कि मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना खून। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी कार में अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे कार टूट जाएगी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और पीछे देखने वाले शीशे में घुमाया। मैंने देखा कि छाया अब और स्पष्ट हो गई थी और उसमें से एक हाथ बाहर निकल रहा था, पतला और पीला, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति का हाथ हो। हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। छाया से एक धीमी उदास धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। धुन बढ़ती गई और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फिर से गति बढ़ाई और इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कार तेजी से भागने लगी, पर छाया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह हमेशा मेरे पीछे देखने वाले शीशे में दिखाई देती थी और अब वह मेरी कार के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि छाया अब और स्पष्ट हो गई थी और उसमें से एक चेहरा दिखाई दे रहा था, दर्द और गुस्से से भरा हुआ। यह वही व्यक्ति था जिसकी आत्मा यहां भटक रही थी। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर मुझे लगा जैसे छाया मेरा पीछा कर रही है और वह सड़क पर मेरे पास से आ रही है। मैंने देखा कि सड़क पर वही
काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो छाया से रिस रहा था और वह मेरे टायर के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक छाया नहीं थी बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस सड़क पर मारा गया था। पीछे देखने वाले शीशे में छाया अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। NH-19 पर गायब ढाबा। दिल्ली से कोलकाता की मेरी अकेली ड्राइव आमतौर पर एक रोमांचक अनुभव होती थी, लेकिन आज रात 19 पर कुछ अलग था। भारी कोहरा छा गया था जिससे दृश्यता कम हो गई थी और सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैं घंटों से गाड़ी चला रहा था और मुझे भूख और थकान महसूस हो रही थी। पेट्रोल भी कम हो रहा था और मुझे एक ढाबे की सख्त जरूरत थी। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी और मेरी हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में खो रही थी। करीब आधी रात के आसपास कोहरे में मुझे दूर से एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि यह कोई ढाबा है। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा और देखा कि यह एक बड़ा चमकीला ढाबा था जिसके बाहर कई ट्रक खड़े थे और अंदर से रोशनी आ रही थी। मुझे राहत मिली। मैंने अपनी कार धीमी की और ढाबे की पार्किंग में घुसा। मैंने देखा कि ढाबे के बाहर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर खुशबू ढाबा 24 घंटे खुला लिखा था। मैंने अपनी कार पार्क की और ढाबे की तरफ बढ़ा। ढाबे के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी और मुझे लोगों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा में अचानक ठंड बढ़ गई और मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना खाना। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी ढाबे के अंदर से मुझे एक धीमी उदास धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया पर वह खुला नहीं। मैंने फिर से धक्का दिया पर वह जाम था। मुझे लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजे को पकड़े हुए है। धुन बढ़ती गई और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और ढाबे के शीशे में झांका। अंदर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई लोग नहीं थे। ढाबा पूरी तरह से खाली और वीरान था, जैसे वह सालों से बंद पड़ा हो। यह वही ढाबा नहीं था जो मैंने कुछ पल पहले देखा था। मैं घबरा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मेरी कार पार्किंग में अकेली खड़ी थी। कोई ट्रक नहीं था। ढाबे के बाहर लगा बोर्ड अब धुंधला और टूटा हुआ था और उस पर खुशबू ढाबा बंद लिखा था। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैंने अपनी कार की तरफ भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था। मैं कार में बैठा और इंजन चालू करने की कोशिश की, पर वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। धुन अब मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने देखा कि ढाबे के शीशे पर कई छायाएं बनने लगी हैं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो यहाँ ढाबे में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं और मैं उनकी अगली उम्मीद था। ढाबा अब हवा में उठने लगा था और उसकी चरमराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं कार से बाहर निकला और भागने लगा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे सड़क पर मेरे पास से आ रही हैं। मैंने देखा कि ढाबे के बाहर वही काला तरल पदार्थ फैला हुआ था जो ढाबे से रिस रहा था और वह मेरे टायर के नीचे से गुजर रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक ढाबा नहीं था बल्कि एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी। एक ऐसी घटना जहां कई लोगों को इस ढाबे में मारा गया था। NIS पर गायब ढाबा अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चीखता पुल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रात की ड्राइव हमेशा मुझे पसंद आती थी। शहर की रोशनी पीछे छूट जाती थी और मैं अपनी कार में अकेला तेज गति से आगे बढ़ता था। आज रात हालांकि एक भारी बारिश हो रही थी जिससे दृश्यता कम हो गई थी और सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैं पुणे जा रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी और वाइपर्स की आवाज ही एकमात्र साथी थी। करीब आधी रात के आसपास मैं एक लंबे ऊंचे पुल पर पहुंचा जिसके बारे में कहा जाता था
कि वहां कई दुर्घटनाएं हुई हैं। पुल अंधेरा और लंबा था और उसके नीचे गहरी खाई थी। जैसे ही मैं पुल पर चढ़ा, मेरी कार में अचानक ठंड बढ़ गई और मुझे एक अजीब सी नमकीन गंध महसूस हुई, जैसे पुराना खून। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मुझे दूर से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, पर उसमें अजीब सा दर्द था। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट कि मुझे लगा कोई मेरे पास ही खड़ा है। मैंने अपनी कार धीमी की, यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह कौन है। आवाज बढ़ती गई और मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। यह सिर्फ रोना नहीं था, यह चीखें थीं, दर्द से भरी हुई चीखें। मैंने अपनी हेडलाइट्स को पुल के किनारों पर केंद्रित किया और देखा कि पुल की रेलिंग पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई घिसता हुआ गया हो। हवा में खून की गंध और भी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं घबरा गया। मैंने अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन अचानक कमजोर पड़ गया और कार धीमी हो गई। चीखें अब मेरे चारों ओर गूंज रही थीं, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मुझे लगा जैसे पुल स्वयं चीख रहा हो। मैंने देखा कि पुल की रेलिंग पर कई छायाएं बनने लगी हैं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। वे वही लोग थे जो यहां दुर्घटनाओं में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही थीं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं, और मैं उनकी अगली उम्मीद था। मैंने अपनी टॉर्च चलाई और पुल के किनारों पर घुमाया। मैंने देखा कि रेलिंग पर कई छोटे छोटे हाथ के निशान थे जो खून से सने थे। ये निशान ताज़ा लग रहे थे। तभी मैंने महसूस किया कि पुल पर अचानक एक बहुत तेज कंपन हुआ है और मुझे लगा जैसे पुल टूट जाएगा। चीखें अब इतनी तेज थीं कि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। मैंने देखा कि पुल के नीचे से कई छायादार आकृतियां ऊपर उठ रही हैं जो मेरी ओर बढ़ रही हैं। वे सभी लोग थे जिनके चेहरे दर्द और खालीपन से भरे थे। वे वही लोग थे जो यहां दुर्घटनाओं में मारे गए थे और उनकी आत्माएं अभी भी यहां फांसी हुई थीं और वे मुझे अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही थी। मेरी कार अचानक रुक गई। चीखें अब मेरे ठीक पास थीं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी मैंने देखा कि मेरी कार के शीशे पर एक छोटा खून से सना हाथ का निशान बना है। यह निशान ताज़ा लग रहा था। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि एक भयानक कब्रिस्तान था, एक ऐसी जगह जहां कई लोगों की आत्माएं फांसी हुई थीं। मैं कार से बाहर निकला और भागने लगा, पर मुझे लगा जैसे वे छायाएं मेरा पीछा कर रही हैं और वे पुल पर मेरे पास से आ रही हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चीखता पुल अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थीं और मैं अकेला वहां फंस गया था।